हेलो, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जो टॉपिक हमारा है प्रतीक का। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहते हैं यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट देने जा रहे हैं या आप DSSS भी देते हो, NBS देते हो या RPSC देते हो, तो वहाँ हमसे कथन और निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतीक के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, बिंब के बारे में क्या सही है क्या गलत है। और यदि आप HPSC देना चाहते हैं तो वहां तो डायरेक्ट ही आपको दे दिया जाता है, 4 लाइनें दे दी जाती हैं, 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यानी हमें जो हमारा प्रतीक है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं को लेकर कि प्रतीक क्या है और किस इतिहासकार ने प्रतीक को क्या माना है, ये सभी इन सभी बातों को लेकर प्रतीक के बारे में हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब हमें प्रतीक की संपूर्ण जानकारी है कि प्रतीक क्या होते हैं, किस इतिहासकार ने प्रतीक को क्या कहा है, तो हम सही आंसर निकाल देते हैं। तो आइए एक कोशिश की है आपके समक्ष प्रतीक को रखने की। देखने में तो प्रतीक बहुत ही छोटा सा है, प्रतीक शब्द जो है वो अपना छोटा सा अर्थ रखता है। प्रतीक क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं। प्रतीक क्या होते हैं? तो सिंपल सी हम ये कहें कि प्रतीक किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, किसी भी वस्तु को व्यक्त करने का, उसकी जानकारी बताने का एक चिन्ह है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कला में प्रतीक की बात करते हैं तो कला में प्रतीक के अनेक अर्थ निकलते हैं और अनेक विशेषताएं इसकी निकलती हैं। आइए आज हम देखना चाहेंगे कि प्रतीक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या प्रतीक किसे कहते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे समक्ष आते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। आइए हम देखते हैं कि प्रतीक के बारे में कौन कौन सी बातें हमारे समक्ष आ रही हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो प्रतीक है, प्रत्येक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो प्रतीक है यह अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम होता है। जैसे हमें श्री राम के बारे में बताना है तो कुछ प्रतीक हम जो श्री राम से संबंधित हैं वो प्रतीक उठाते हैं। तो जो वो प्रतीक क्या होते हैं? वर्तमान समय से आपके संबंधित होते हैं। तो बस हम ये देखें कि जो प्रतीक हुआ करते हैं वो प्रतीक आपके जो अप्रस्तुत है, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है, उस अप्रस्तुत को हम प्रस्तुत बनाना चाहते हैं और प्रस्तुत बनाने के लिए जिसका भी हम उपयोग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। ये आगे देखते हैं प्रतीक के जो प्रतीक होते हैं ये किसी सूक्ष्म भाव या विचार को साकार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रतीक क्यों? श्री राम को हम यहाँ उपस्थित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो श्री राम से संबंधित कुछ भाव हैं, जो सूक्ष्म भाव हैं, उनको इन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। तो बस याद रखिए, जो प्रतीक होते हैं ये किसी भी सूक्ष्म भाव या विचार को साकार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष आया, देखिए कि जो प्रतीक हैं ये मन में तुरंत किसी भाव को जागृत कर देते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे आगे चल के सिंबल को, कि बिंब को, कि जो बिंब होते हैं ये तुरंत भाव जागृत नहीं करते, लेकिन जो प्रतीक होते हैं ये तुरंत भाव जागृत कर देते हैं। जैसे हमने श्री राम का प्रतीक उठाया, कोई धनुष उठाए, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति धनुष जैसे ही हाथ में दिखाई देता हमें श्री राम की याद आ जाती है। हम क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रतीक हैं ये तुरंत ही उसी समय दिखते ही हमें क्या, हमारे मन में भाव जागृत कर देते हैं। उसके बाद आता है कि जो कला में प्रतीक सामान्यतः आश्रय की अनुभूति विशेष को व्यक्त करते हैं। जो कला के प्रतीक होते हैं वो सामान्यतः यानी सामान्य रूप से क्या, आश्रय की अनुभूति विशेष को व्यक्त करते हैं, कि जो आश्रय होता है उसकी अनुभूति विशेष को क्या करते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे श्री राम हमारे आश्रय थे और उस श्री राम की जो अनुभूति है उसको तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। तो ये जो प्रतीक होते हैं, कला में जो प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं ये आश्रय की अनुभूति विशेष को क्या करते हैं,
व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद आया प्रतीक से संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हो कि जो प्रतीक होते हैं वो आपका सूक्ष्म अर्थ प्रकट करते हैं, संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। श्री राम का जो धनुष है वो धनुष जो श्री राम अपने हाथों में जब उठाते थे, जब धारण करते थे, उसका जो संपूर्ण अर्थ था वो आज के किसी मनुष्य के हाथ में हम धनुष दे देते हैं तो वो संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता कि इसको उस व्यक्ति को हम राम ही मान ले, ऐसा तो नहीं है। उस व्यक्ति को केवल प्रतीक रूप में ग्रहण किया जाता है। वो जो धनुष है उसे प्रतीक रूप में ग्रहण किया जाता है, उस धनुष को हम राम का धनुष ही नहीं कह सकते हैं। तो बस जो कला में हमें ध्यान रखना है कि कला में जो प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं ये प्रतीक संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, ये केवल प्रतीक मात्र होते हैं, ये संपूर्ण अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष आया कि प्रत्येक कलाकृति में प्रतीक केंद्र बिंदु का महत्व रखते हैं। दोस्तों प्रत्येक कलाकृति होती है उसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और प्रतीकों का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है। अगर हम राम और सीता की कथा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें राम और सीता के जो सिंबल थे, जो प्रतीक थे, वो प्रतीक जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं। अगर आप श्री राम कथा का आस्वादन करना चाहते हो और वहाँ जो व्यक्ति सामने है उसने राम के प्रतीकों को ही ग्रहण नहीं किया है, वो वैसे ही रोल प्ले करता जा रहा है, तो क्या आप उसे भाव को ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। ये जो प्रतीक होते हैं ये किसी भी कथा के क्या होते हैं, आपके मध्य बिंदु कहलाते हैं, ये केंद्र बिंदु का कार्य करते हैं। तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि जो प्रतीक होते हैं वो उनका भाव कैसा होता है, महत्व कैसा रखते हैं, केंद्र बिंदु का महत्व रखते हैं। उसके बाद पूछा कि प्रतीक अदृश्य सत्य को इंद्रिय ग्राही रूप में सांकेतिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जो प्रतीक होते हैं वो जो अदृश्य भाव होता है, जो अदृश्य होता है उसको इंद्रिय ग्राही बना देते हैं। हमारी इंद्रियां प्रतीकों के माध्यम से उस अप्रस्तुत को भी ग्रहण कर लेती हैं, तो इंद्रिय ग्राही बनाकर उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कि जैसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं कि जैसे श्री राम के धनुष को हमने देखा, आज के व्यक्ति के हाथ में हम धनुष देखते हैं तो वो जो धनुष है वो प्रतीक है किसका, श्री राम का। वो व्यक्ति श्री राम तो नहीं है, वो धनुष श्री राम का तो नहीं है कि वही धनुष हो, लेकिन हाँ उसके प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो ये जो प्रतीक हुआ करते हैं, कहना चाहा ये प्रतीक आपके जो अदृश्य सत्य होती है उसको हमारे इंद्रिय ग्राही बना देते हैं। हम अपने इंद्रियों से उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही हम राम के वेश में किसी को देखते हैं या सीता के वेश में किसी को देखते हैं तो हम सीता के भाव को ग्रहण कर लेते हैं। जो सत्य हमारे समक्ष नहीं है, जो सत्य आज उपस्थित नहीं है, उस सत्य को भी हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रतीक होते हैं ये किसी भी अप्रत्यक्ष सत्य को इंद्रिय ग्राही बनाकर हमारे समक्ष अभिव्यक्त कर देते हैं। उसके बाद आया कि प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण होता है। प्रतीक अमूर्त का क्या होता है, मूर्तिकरण होता। अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आज किसी व्यक्ति को प्रतीक बनाया जाए श्री राम का, तो ये क्या होते हैं, जो अमूर्त था, जिसको राम को हमने कभी देखा ही नहीं, उस राम का क्या कर देते हैं, मूर्तिकरण कर देते हैं। उस राम को हमारे समक्ष, उस व्यक्ति को राम के रूप में ही प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो प्रतीक होते हैं अमूर्त का मूर्तिकरण करते हैं, जिसमें अदृश्य की अभिव्यक्ति होती है। यानी ये जो मूर्तिकरण है, ये जो पहले कभी दृश्य थे जिसको हमने नहीं देखा, उस अदृश्य को क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। उसके बाद कहा कि जब किसी वस्तु का एक भाग गोचर होता है, आगे चलकर जब उसका ज्ञान होता है तो वह भाग प्रतीक बन जाता है। या प्रतीक का दूसरा अर्थ यहाँ ग्रहण किया, दूसरा अर्थ भी इतिहासकारों ने दिया कि प्रतीक क्या है। प्रतीक एक ऐसे जो प्रतीक होते हैं वो कोई भी किसी समय देखी गई किसी वस्तु का कोई दृश्य भाग होता है, और जब उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हमारे समक्ष आता है तो वो जो पहले देखा गया जो भाग था वो हमारे लिए प्रतीक का कार्य करता है। तो इस अर्थ में भी ग्रहण किया गया है कि जो प्रतीक हुआ करते हैं, जैसे हमने कभी पुष्प को देखा, किसी
पुष्प को हमने कभी पुष्प के छोटे से भाग को देखा, या फिर ये कहूँ कि हमने कहीं पढ़ा कि जो पुष्प हुआ करता है वो प्रेम का आधार हुआ करता है, लेकिन जैसे ही वो पुष्प हमारे समक्ष आता है, हम उस पुष्प की रियलिटी को देख पाते हैं, तो वो जो भाग पहले पढ़ा हुआ था या जो सूक्ष्म भाग कभी देखा हुआ था, वो हमारे मस्तिष्क में प्रतीक बनकर उभर जाता है उस पुष्प का। तो ये जो प्रतीक होते हैं, ये किसी समय देखी गई या किसी समय गोचर जो इंद्रियों के से देखी जा रही थी, जो इंद्रियों से प्राप्त की जा रही थी, उस ज्ञान का जो आज संपूर्ण को देखते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है वो संपूर्ण का प्रतीक बनकर हमारे समक्ष आ जाता है। उसके बाद है कि धर्म और विज्ञान की तरह प्रतीक एक निश्चित अर्थ को के प्रतिपादक होते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या प्रतीक आपके निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं? क्या प्रतीक जो होते हैं वो निश्चित अर्थ के प्रतिपादक होते हैं, या प्रतीकों का अर्थ अलग अलग लिया जा सकता है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो प्रतीक होते हैं वो धर्म और विज्ञान की तरह ही एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जैसे पुष्प हमने पुष्प ये कहे कि गुलाब का पुष्प हाथ में देखा, देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये किसी को प्रपोज करने का आधार है। तो दोस्तों जो प्रतीक हुआ करते हैं ना, ये हमेशा ही क्या होते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन रचनात्मक स्तर पर ये भेद उत्पन्न कर सकते हैं। रचनात्मक स्तर पर ये श्रोता और वक्ता के बीच भेद उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्त हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि जो प्रतीक होते हैं ये निश्चित अर्थ में होते हैं, लेकिन कई बार जो श्रोता और जो वक्ता होते हैं उसमें रचनात्मक दृष्टि से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रतीक अपना एक निश्चित अर्थ रखता है। उसके बाद आया कि जो प्रतीक हैं इनका आकलन अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा होती है। प्रतीकों का जब आकलन करना होता है तो यह हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी जो ज्ञान का स्तर है या हमारी जो अंतर्दृष्टि है उस पर निर्भर करता है, या फिर हमारे बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। आगे कहा कि प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है। जो तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है उस तर्क की जो संगति है वो अवश्य ही उसके अंदर निहित रहती है, प्रतीक के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतीक होते हैं ये निराधार नहीं होते हैं आपके। प्रतीक का एक आधार होता है, एक निश्चित अभिव्यक्ति संभव होती है प्रतीक। तो ये कहना चाहा कि जो प्रतीक होते इसमें तार्किक संगति अवश्य पाई जाती है। जो तर्क है उस तर्क के अनुसार ही प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रतीक की कुछ विशेषताएं थी। आशा रखती हूँ आपको समझ आई होंगी कि प्रतीक क्या होते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम प्रतीक को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक लाइन कभी न कभी आपके समक्ष एक एक क्वेश्चन बनकर आती है। इसलिए दोस्तों कहना चाहूंगी कि ये कुछ विशेषताएं थी, प्रतीक की कुछ विशेषताएं और बच गई हैं जिनको हम आगे रखने वाले हैं। तो ये हमारा प्रतीक से संबंधित यहाँ तक सभी समझ पाए। आगे देखते हैं कि प्रतीक की और कौन कौन सी विशेषताएं होती है। आगे हम देखते हैं प्रतीक की विशेषताओं को लेकर कि जब बिंब बार बार प्रयोग होता है तब क्या कहलाता है, वो प्रतीक बन जाता है। देखिए हम देख रहे थे, जब बिंब बार बार प्रयोग होता है तब वह क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। बिंब का बार बार प्रयोग करने पर बिंब क्या बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि प्रतीक जो बिंब होते हैं वो कभी क्या, ये कहीं बिंब को बार बार प्रयोग करेंगे वो प्रतीक बन जाएंगे, लेकिन प्रतीक कभी भी बिंब नहीं बन सकते हैं। जब किसी बिंब को बार बार प्रयोग किया जाता है तो प्रतीक बन जाता है, लेकिन प्रतीक कभी भी बिंब नहीं बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है। जो प्रतीक होता है वो संकेत के रूप में वस्तु की विशेषता ध्वनित कर देता है कि
वस्तु की जो विशेषता होती है वो संकेत के माध्यम से ही हमारे अंदर ध्वनित कर देता है। जैसे ही हम फूल पुष्प को देखते हैं तो पुष्प को देखते ही हमने गुलाब का पुष्प देखा और पुष्प को देखते ही जो उसकी विशेषता है वो हमारे अंदर ध्वनित हो जाती है। उसके बाद कहा कि प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता है, इसीलिए उसका ग्रहण संदर्भ के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। अभी हमने देखा कि जो प्रतीक होते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है। प्रतीक अपना निश्चित अर्थ लेकर आते हैं, अपनी निश्चित अभिव्यक्ति लेकर आते हैं, लेकिन वो किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं होते हैं, किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ अलग अलग ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ग्रहण करने पर है, उसका अर्थ अलग नहीं होता। कोई भी प्रतीक लिया तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वो चित्रांकन तो नहीं करता ना, किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, इसीलिए संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग ग्रहण कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो प्रतीकवादी हैं उन्होंने कहा प्रतीकवादियों के अनुसार बुद्धि का तिरस्कार ही प्रतीक का रसोन्मुख बनाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतीकवादी हैं उन्होंने क्या कहा कि यदि हम किसी भी प्रतीक पर अपनी बुद्धि लगाएंगे, यदि किसी भी प्रतीक के ऊपर हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे तो उसके रहस्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रतीकवादी हैं उन्होंने कहा कि अगर प्रतीक के रहस्य को ग्रहण करना है तो आपको आपके मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना है। वो जिस रूप में प्रतीक है उसी रूप में उसको ग्रहण करना है। ये क्यों लिया, ये कहाँ से आया, उनके पास कहाँ आया था, ये सब क्या था, ये आपको नहीं लगाना है। कि आपकी बुद्धि का प्रयोग अगर आप करोगे तो केवल उसका अर्थ ही ग्रहण कर पाओगे, पुष्प को ही ग्रहण कर पाओगे, पुष्प के अंदर जो भाव है, जो रहस्य है, उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो ये जो बुद्धिवादी हैं, जो प्रतीकवादी हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि का तिरस्कार ही प्रतीक को रहस्य उन्मुख बनाता है, कि प्रतीक को रहस्य उजागर करने के लिए प्रस्तुत करता है। किसका? बुद्धि का तिरस्कार ही। उसके बाद कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह प्रतीक कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी जब उपमान होता है, कोई भी उपमान होता है, वह उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। आशा रखती हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। नगेंद्र जी कहते हैं कि कोई भी उपमान, उपमान क्या होता है? उपमान एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय वह व्यक्ति होता है जिसको उपमान या कोई विशेषता दी जाती है, और जो विशेषता दी जाती है वो क्या कहलाता है? आपका उपमान कहलाता है। उपमान उपमेय को दिया जाता है, यानी कोई विशेषता किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वो जो विशेषता है वो क्या कहलाती है? उपमान कहलाती है। तो नगेंद्र जी कहना चाहते हैं उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, कोई विशेषता किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है तो फिर वो क्या कहलाती है? प्रतीक कहलाती है। उसके बाद कहा, जैसे शुक्ल ने कहा कि प्रतीक एक चित्र भाषावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जो प्रतीक है वह एक चित्र भाषावाद है। चित्र भाषावाद कहा, यानी कि जो चित्रांकन तो नहीं होता लेकिन चित्र की भाषा होती है। जो प्रतीक होता है वो चित्र की भाषा को प्रस्तुत करता है, चित्र की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, उसकी के अंदर की जो व्यंजना होती है उसको क्या करता है? प्रस्तुत कर देता है। जैसे इन्होंने कहा कि आज्ञा का जो बावरा अहेरी है उसमें उन्होंने सूर्य का प्रतीक माना। बावरा अहेरी को किसका प्रतीक माना? सूर्य का प्रतीक माना है।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बावरा अहेरी किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से सूर्य आता है वैसे ही कहता है ये बावरा अहेरी भी आ जाया करता है। यानी कि जो बावरा अहेरी शब्द लिया वो किसके रूप में लिया, किसका प्रतीक था, वो सूर्य का प्रतीक माना गया। इसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहाड़ को कवि का प्रतीक और जंगल को कविता का प्रतीक माना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहाड़ काव्य को किसका, पहाड़ का प्रतीक और कवि को किसका, जंगल का प्रतीक। दोस्तों माफी चाहती हूँ, उल्टा बोल दिया, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काव्य को पहाड़ का प्रतीक और कवि को जंगल का प्रतीक माना है। उसके बाद आया कबीर दास जी ने बूंद को जीवात्मा और समुद्र को परमात्मा का प्रतीक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जैसे ही हम ये कहें कि बूंद जो है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो हमें आभास होता है कि जो आत्मा होती है वो किसमें, परमात्मा में मिल जाती है। तो ये चित्र भाषा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, चित्र भाषा हुआ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतीक के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रतीक के प्रकार की बात करते हैं तो प्रतीक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रतीक। प्राकृतिक प्रतीक ऐसे प्रतीक होते हैं जो प्रकृति से उठाए जाते हैं, यानी जो हमारी प्रकृति है उसको प्रतीक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ ऋतुएं आ रही हैं, और अगर हम ऋतु की बात करते हैं, अगर हम ग्रीष्म काल की बात करते हैं, यदि हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो इन सब का ये सब अलग अलग प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ही कोई भी हम रचना करते हैं और उस रचना के अंदर हमने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, तो जो वर्षा ऋतु एक प्रतीक के रूप में वहाँ वर्णित हो रही है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है आसमान में बादल छा जाते हैं, वैसे ही प्रेम प्रगाढ़ होता हुआ चला जाता है। तो ये जो बादलों का छाना, वर्षा का होना, ये सभी एक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो ऐसे जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रतीक कहलाते हैं। उसके बाद आया पौराणिक प्रतीक। पौराणिक प्रतीक अगर हम कहें जो पुराणों से उठाए गए प्रतीक हैं वो क्या कहलाते हैं, पौराणिक प्रतीक कहलाते हैं। जैसे हम ये कहें कि गरुड़ का आ जाना है ना, ये कहें कि जो देवताओं का वाहन है उसका पृथ्वी पर आना, ये दीपक का जलना, ये सभी जो है ये आपके क्या होते हैं, पौराणिक प्रतीक हुआ करते हैं। उसके बाद है रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जो रूढ़ हो जाया करते हैं, जो प्रचलित, अपने ही अर्थ में प्रचलित हो जाया करते हैं। ये ना तो पुराणों में कभी थे और ना ही ये कहिए प्रकृति से उठाए गए, लेकिन वर्तमान समय के लिए ये रूढ़ हो गए, ये रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, चंद्रमा जैसा तेरा मुखड़ा। तो जो ये चंद्रमा जो शब्द है, चंद्रमा जैसा तेरा मुखड़ा, अगर हम ये कहें तो ये चंद्रमा जो है वो शीतलता के लिए रूढ़ हो गया है ना। चंद्रमा जो है वो अपनी ये कहें आकर्षक शक्ति के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये जो शब्द हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। उसके बाद आया नवीन प्रतीक। नवीन प्रतीक ऐसे प्रतीक होते हैं जो अभी अभी कवि के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं थे, ना प्रकृति से उठाए गए हैं, जो जिनका नवीन रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक कवि कहता है कि लालटन जैसा तेरा मुखड़ा, लालटन जैसा तेरा मुखड़ा। तो जो लालटन जैसा मुखड़ा ये आपने पहले तो नहीं सुना था ना कभी, चंद्रमा जैसा मुखड़ा तो पहले भी सुना था, तो रूढ़ हो चुका है। लेकिन लालटेन जैसा तेरा मुखड़ा, ये लालटेन शब्द किस प्रतीक, ये जो लालटेन का प्रतीक मुख के लिए लिया गया, ये नवीन प्रतीक कहलाया आपका। तो ये जो कुछ थे ये नवीन प्रतीक हो जाते हैं। जैसे हम ये कहें रूढ़ प्रतीक में और भी कुछ एग्जाम्पल हमारे समक्ष आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हमें वो कह देता है यहाँ महाभारत चल रही है, यहाँ महाभारत चल रही है। तो दोस्तों जो महाभारत है वो कहने में तो पौराणिक है, लेकिन जो यहाँ महाभारत चल रही है, वो जो महाभारत शब्द है ना वो आपका रूढ़ हो चुका है, किसके लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। तो वो रूढ़ प्रतीक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कहें यार क्या रामायण छेड़ रखी है,
क्या रामायण छेड़ रखी है? तो रामायण जो है इसका मतलब ये नहीं कि तुम राम की गाथा गा रहे हो, वहां पौराणिक से उठाया गया है, नहीं। रामायण एक रूढ़ शब्द हो चुका है किसके लिए? क्या रामायण छिड़ रही है या मतलब क्या आप इतनी बड़ी कथा कहने जा रही हो? तो वो एक रूढ़ हो चुकी है किसके लिए? रामायण जो शब्द है वो एक लंबी कथा के लिए क्या हो चुकी है? रूढ़ हो चुकी है। तो इस प्रकार क्या महाभारत छिड़ रही है? क्या रामायण इस प्रकार में दिया जाए और इनके नीचे अंडरलाइन किया जाए तो दोस्तों याद रखना ये आपके पौराणिक नहीं होंगे, ये कैसे प्रतीक होंगे? आपके रूढ़ प्रतीक कहलाएंगे और नवीन प्रतीक वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं, जो पहले भी आपने कभी नहीं सुने थे, लेकिन कवि ने अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है उसके आधार पर नवीन प्रतीकों का सृजन कर दिया है, या नवीन प्रतीक कहलाते हैं। तो आशा रखती हूँ प्रतीक आपको समझ आई होंगे। कई बार हमें लाइन देकर उसके नीचे अंडरलाइन देकर पूछ लेता है कि बताइए, किसी भी वाक्य में किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन देगा, किसी प्रतीक के नीचे पूछेगा प्रतीक किस प्रकार का है। तो जो पौराणिक प्राकृतिक प्रतीक होते हैं ये प्रकृति से उठाए जाते हैं, जैसे मौसम का वर्णन दे दिया, ऋतुओं का दे दिया हमारे समक्ष, या फिर ये कहें कि आसमान, धरती, फसल वगैरह, इन सब का जो वर्णन, जो प्रतीक दे दिए जाते हैं वो आपके प्राकृतिक कहलाते हैं। पौराणिक प्रतीक ऐसे होते हैं जो पुराणों में हमें देखने को मिलते हैं, वो पौराणिक प्रतीक कहलाते हैं। जैसे जिंद है ना, राक्षस है या देवता हैं, ये सभी पौराणिक प्रतीक के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके होते हैं, तो वो रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। उसके बाद है नवीन प्रतीक। नवीन प्रतीक ऐसे प्रतीक हुआ करते हैं जिनको अभी अभी प्रयोग किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं थे, तो वो आपके क्या कहलाए? नवीन प्रतीक कहलाते हैं। दोस्तों आशा रखती हूँ कि प्रतीक से संबंधित ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, मेरे विचार अच्छे से समझ आए होंगे। अगर प्रतीक से संबंधित ये विचार अच्छे से समझ आए तो दोस्तों कहना चाहूंगी कि क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।